हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट क्लास में हमने क्या बोलते हैं यूनिलेटरल बायलेटरल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसके साथ हमने पढ़ा था कि लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप चाहे तो इस टॉपिक का नाम है केवीएल। केवीएल मतलब फुल फॉर्म हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसका बेसिक को आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने बहुत बार इस टॉपिक को पढ़ा भी होगा, सॉल्व भी होगा, लेकिन कभी कभार हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो वो जहां यहाँ पे जो उसका बेसिक है, कैसे इसको कवर करना है, इसको हम पूरा अच्छे से एक बार यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं केवीएल। केवीएल का फुल फॉर्म हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, उससे पहले हेडिंग डाल लेते हैं केवीएल। उससे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला है नोड। पहला क्या है? नोड। नोड क्या है? नोड इज अ पॉइंट। नोड एक पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कुछ भी हो सकता है। अगर दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी पॉइंट में मीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। नोड एक हिंदी में क्या हो गया? गांठ हो गई, है ना। तो सकता है नोड पे दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिल सकती है। दो हो सकता है दो मिल जाए, या फिर भाई तीन भी मिल सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो देखो ये नोड हो गई, ठीक है। और नोड में अगर दो एलिमेंट आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। आप नोट कर सकते हैं कि नोड इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जॉइन ईच अदर। ठीक है, तो ये नोड हो गया। अच्छा, नोड के बाद दूसरा टर्म आता है, वो आता है जंक्शन। जंक्शन भी नोड है, बट जंक्शन को हम बोलते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस और एलिमेंट्स मीट करते हैं। ठीक है, जंक्शन एक ऐसा नोड है जहां पे तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं। जैसे मान लो तीन मिस कर रही है, तीन, ये जंक्शन हो गया। ये नोड है, बट ये नोड को आप जंक्शन बोलोगे। ठीक है, तीन से ज्यादा होगा। अगर आपकी जो एलिमेंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं वो या तो तीन के बराबर है या तीन से क्या है? ज्यादा जुड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शंस बोलते हैं। और वही नोड क्या है? नोड तो कुछ भी हो सकता है, दो भी जुड़ रहे हो, तीन भी हो सकते हैं, चार कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी नोड जहां पे तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट जुड़ रहे हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम बोलते हैं जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज होता है हमारा एलिमेंट्स होता है। नेक्स्ट टर्म हमारा ब्रांच। ब्रांच बोल लो, ब्रांच क्या होती है? ठीक है, ब्रांच रिप्रेजेंट करती है एक एलिमेंट को। ब्रांच रिप्रेजेंट करती है एलिमेंट को। आपके सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, हर चीज को आप एक ब्रांच से असाइन कर दोगे। ठीक है, तो जितने आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सबको हम किसे डिनोट करते हैं? ब्रांचेस से। तो ब्रांचेस एक क्या डिनोट करती है? ब्रांचेस डिनोट्स एलिमेंट्स, डिनोट्स एलिमेंट। एलिमेंट आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सारी ब्रांचेस क्या करती हैं? एलिमेंट्स को डिनोट करती हैं। ठीक है, आप नोड ये हो सकते हो जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं। जहां पे दो ब्रांचेस मीट करती हैं, दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और आप बोल सकते हो जहां पे तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोल सकते हैं। और ब्रांच बेसिकली क्या है? ब्रांच कुछ नहीं है, ब्रांच डिनोट क्या करती है? एक एलिमेंट को डिनोट करती है। ब्रांच डिनोट्स द एलिमेंट वेदर इट इज एल, आर, एल और सी। तो ये हो गया हमारा ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच हो गया, ये जंक्शन हो गया, ये हो गया नोड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लूप। क्या है? लूप। अभी मैं आपको समझा दूंगा यहां पे पूरा एग्जांपल लेके, अभी सुन लेते हैं लूप क्या होता है। लूप बेसिकली क्या होता है? लूप एक ऐसा पाथ होता है जिसमें स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है? दोनों आपस में सेम होते हैं। कहने मतलब क्या है? आप इस पॉइंट से शुरू हुए और घूम के आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो उसको क्या बन जाएगा? एक लूप बन जाएगा। ये क्या बन गया? एक लूप बन गया। तो लूप क्या है? लूप में टर्मिनेटिंग पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जहां पे दो खत्म होगा, दोनों पॉइंट के आपस में सेम है, इसको हम क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। देखो ये लूप नहीं होगा,
क्योंकि यहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, दोनों सेम नहीं है, तो ये लूप नहीं होगा। लूप पूरा क्लोज पाथ होता है, लूप एक क्लोज पाथ है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और तीसरा टर्म हमारा होता है मैश। मैश क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो, मैश एक ऐसा लूप है, मैश एक ऐसा लूप है, एक छोटा लूप है, स्मॉलेस्ट लूप है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं बन सकता। समझ में आया ना, मैश एक ऐसा लूप है, मैश एक ऐसा लूप है जिसके अंदर और कोई लूप नहीं बन सकता, ठीक है ना। सिंपल भाषा में हम मैशा बोलेंगे, मैश भी एक लूप ही है, बट एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और दूसरा लूप नहीं बन सकता, ठीक है। मैं भी समझा दूंगा डायग्राम से, पहले हम सुन लेते हैं। हमने कितने टर्म पढ़ा, हमने पहला पढ़ा नोड, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती है उसको नोड बोलते हैं। जंक्शन क्या हुआ, तीन या तीन से ज्यादा मीट करेंगे तो आप जंक्शन बोल दोगे। ब्रांच, ब्रांच क्या होती है, ब्रांच डिनोट करती है एलिमेंट्स को, जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतनी ज्यादा ब्रांचेस होगी। लूप, लूप एक क्लोज पाथ है, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो जाएगा। और मैश क्या है, मैश भी एक लूप है, एक छोटा लूप है। उस लूप में क्या हो रहा है कि उस लूप के अंदर कोई और लूप नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस सबको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पे देखते हैं कैसे हो रहा। ठीक है, तो एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, R1, R2, R3, R4, R5 और यहाँ पे हमारी, ये एक नेटवर्क है, ठीक है ना। हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है इसमें ब्रांचेस क्या है, ब्रांच कौन कौन सी है, नोड कितनी है, जंक्शन कितने हैं, और मुझे दिखाना कि लूप कैसे बन सकता है और जंक्शन कैसे, मेरा वो मैश कैसे बन सकती है, ठीक है। पहली बात देते हैं इसमें नोड कितनी है, नोड काउंट करते हैं, हाउ मच नोड है इसमें। देखो यहां दो एलिमेंट मीट कर रहे हैं, एक नोड, यहां तीन एलिमेंट मीट कर रहे हैं, ये भी नोड है, दो, यहां मीट कर रहे हैं, तीन, ठीक है। अब देखो बाकी ये सारी कहां पर आ रही, नीचे आ रही है, देखो नीचे आके सब जगह एक जगह मीट कर रही है ना। ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये अगर मैंने ऐसा बना रखा ना, ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये होगा, ऐसा होगा डायग्राम, असल में ऐसा होगा, ठीक है। पर अगर हम इसको ऐसा नहीं बनाते, हम थोड़ा सही वे में ये करते हैं, तो एक नोड ये होगी, 1 2 3 4, ठीक है। और पांचवी जो ये होगी, जो यहां सबको मिला रही है, वो पांचवी नोड होगी, जिसको हम अर्थ से नोट करते हैं। अर्थ नोड को हम रेफरेंस नोड भी बोलते हैं, ये अर्थ वाली नोड होगी, तो ये होगी पांचवी नोड, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी। तो नोड कितनी हमारे पास, 5 होगी, इसको बोलते हैं रेफरेंस नोड और अर्थ नोड, ठीक है। तो नोड हमारे पास कितनी होगी, इसमें 5, आप समझ में आ गया ना। नोड क्या थी, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट कर रही हैं, नोड हो गया। यहां दो ब्रांचेस मीट कर रही हैं, एक नोड, यहाँ तीन ब्रांचेस मीट कर रही हैं, दूसरी नोड, यहाँ 3 मिल रही है, तीसरी नोड, यहाँ 2 मिल रही है, चौथी नोड, और यहाँ सारी मिल रही है, तो 5 नोड, ठीक है। अब देखते हैं जंक्शन कितने हैं। देखो यहां जंक्शन कितने हैं, ये जंक्शन क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मीट करेंगे। देखो यहाँ तो 3 मिल रही है, एक जंक्शन, यहाँ 3 मिल रही है, दूसरा, यहाँ बाकी मिल रही है 5, हो गया। ये जंक्शन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ 2 ही मिल रहे हैं, 3 मिलने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा मिलने चाहिए। तो जंक्शन यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। जंक्शन भी एक तौर से नोड ही है ना। जंक्शन भी एक तौर से क्या है, नोड ही होता है, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मीट कर रही है, 2 से ज्यादा ही होंगे। तो ये 1 2 3, तो नोड हमारे पास जंक्शन कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं ब्रांचेस कितनी है। देखो ब्रांचेस एलिमेंट नोट करते हैं। पहला एलिमेंट तो ये हो गया, ये एलिमेंट है, पहली ब्रांच, दूसरा एलिमेंट, दूसरी ब्रांच, तीसरा एलिमेंट, तीसरी ब्रांच, चौथा एलिमेंट, चौथी ब्रांच, पांचवा एलिमेंट, पांचवी ब्रांच, छठा एलिमेंट, छठी ब्रांच, सातवां एलिमेंट, सातवीं ब्रांच। तो ब्रांच कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास ब्रांचेस कितनी हो गई, 7 ब्रांचेस हो गई, ठीक है। ब्रांचेस बन गई।
तो ये ब्रांचेस हो गई, ये नोड हो गई, और ये क्या हो गया हमारा जंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद करते हैं हम थोड़ा एक लूप बनाते हैं। देखो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा अभी तो नहीं बताऊंगा कि कितने लूप बनने चाहिए कितने नहीं बनने चाहिए, वो तो हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे वहां देख लेंगे। लेकिन अभी आपको मैं लूप और मैश बनाना चाहता हूं कि लूप कैसे बनाते हैं और मैश कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको देखते हैं थोड़ा कैसे मैश बनी कैसे लूप बनी, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे हैं। देखो लूप क्या है, एक क्लोज पाथ है जो कि इसमें स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों के आपस में सेम। देखो जैसे ये लूप बना, देखना यहां से गए पूरा घूम के आ गए, ये लूप हो गया, इट इज अ लूप। ठीक है, घूम के आ गए। या फिर देखो ये यहां से चले, ये यहां से घूम के आ गए, डायरेक्शन मैंने ऐसे घूमे लूप में, ऐसे ये लूप की डायरेक्शन होती है, ऐसे घूमे ऐसे घूम करके आ गए। ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे घूम के आ गए। ठीक है, ये लूप बन गया। तो ये भी लूप बन सकता है, देखो ये यहां से घूम के ये घूम के ऐसे आ गए, ये भी लूप बन गया, ऐसे घूम के आ गए, तो ये लूप हो गया। ठीक है, अब देखो अब अगर मैं सिर्फ एक लूप ऐसा बनाता हूं, देखो ये यहां से गया, ये गया और यूं आ गया अंदर ही अंदर। ठीक है ना, अंदर अंदर घुमा, यहां से घूम के ऐसा आ गया, यहां से घूम के ऐसे गया, ऐसे आ गया, और यहां से घुमा ऐसे घूम के ऐसे आ गया। तो जो ये मैंने हरे वाले बनाए ये भी एक तौर से लूप है, बट ये सबसे छोटे लूप हैं, स्मॉलेस्ट लूप हैं, और इनके अंदर कोई और लूप नहीं बन सकता। तो जो मैंने हरे वाले बना रखे ना, ये हो गए मैश। मैश क्या होती है? मैश एक छोटी लूप है, स्मॉलेस्ट लूप है, जिसके अंदर कोई और लूप नहीं बन सकता। जैसे देखो ये बड़े वाले देखते हैं आपको, बड़े वाले के अंदर 3 छोटे बन सकते हैं, तो ये बड़े वाले मैश नहीं होंगे, लूप तो है पर मैश नहीं है। देखो यहां देखो, ये भी देखो इसके अंदर 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, दो छोटे बन सकते हैं, बड़े वाले के अंदर 2 छोटे बन सकते हैं, तो बड़ा वाला आपका लूप नहीं हो सकता। लेकिन जब एक छोटा वाला बनाया ये, इसके अंदर कोई और लूप तो नहीं बन सकता ना, तो इसका नाम क्या बन गया? मैश हो गया। समझ में आया ना? तो मैश क्या है? मैश एक स्मॉलेस्ट लूप है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग में दोनों। मैश एक्चुअली मैश एक लूप ही है जिसमें क्या होता है, कोई उसके अंदर कोई और छोटा लूप बन नहीं सकता, है ना। अब आप क्या बोलोगे? मैश इज अ स्मॉलेस्ट लूप विद इन विच नो लूप कैन एग्जिस्ट, उसके अंदर कोई छोटा लूप आपका बन नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने आपको मैश बना के दिए, मैश दिखा दी बना के, और आपको मैंने लूप बना के दिखा दिया। वैसे मैश एक तौर से लूप ही है, मैश एक तौर से लूप ही है, बट मैश एक सबसे स्मॉलेस्ट लूप है जिसके अंदर कोई और लूप आपका बन नहीं सकता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मैश बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम केबल का। तो हमने यहाँ सारे टर्म ये देख लिए हैं। इन टर्म का इस्तेमाल आगे बहुत होगा, जैसे नोड का हो गया, जंक्शन का हो गया, ब्रांच का हो गया, लूप का हो गया और मैश का हो गया। ठीक है ना, ये सारे टर्म्स हो गए, ये हमने सारे टर्म यहाँ देख लिए, और इनका जो यूज है आगे बहुत ज्यादा हमारा होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं केबल के बारे में, इसको रब पढ़ता हूं। तो केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, और इसको लूप एनालिसिस और मैश एनालिसिस बोलते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल क्या बोलता है? केवल ये बोलता है एक किसी लूप में आने वाली सारी वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है? 0 होता है ना। the algebraic sum of all the voltages in a closed loop is always equal to 0। मतलब क्या? एक क्लोज लूप में आने वाली सारी वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इसको आप लिख सकते हैं द एल्जेब्रिक सम, इसको यहां पे लिख लेता हूं एक बार, द एल्जेब्रिक सम of all the voltages in a closed loop
इज 0। कितना होता है वो? 0 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा समझाया था तो क्या कहना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं मेरे पास एक सर्किट है, सिंपल सर्किट ले लिया मैंने। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, यहाँ वोल्टेज है प्लस V1 और यहाँ वोल्टेज क्या है? वोल्टेज V2। ठीक है, और यहाँ वोल्टेज क्या है? प्लस V1। करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। देखो एक चीज ध्यान देना है, वोल्टेज जो सोर्स होता है ना, सोर्स, और जो आपका लोड होता है, लोड, सोर्स में सोर्स है प्लस होता है, इसका हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है और ये लोड हो गया हमारे पास। सोर्स से करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से निकलती है। प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, क्या प्लस मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल। सोर्स से करंट हमेशा प्लस से निकलेगी और माइनस से इंसर्ट होगी। सोर्स में हमेशा ऐसा होता है। सोर्स में हमेशा क्या होता है? करंट हमेशा प्लस से निकलेगी और माइनस से इंसर्ट करती है। सोर्स में हमेशा ऐसा होता है। और लोड में क्या होता है? करंट हमेशा प्लस से एंटर करेगी और माइनस से बाहर निकलेगी। लोड में उल्टा होता है। ठीक है ना, आपको ध्यान देना है। सोर्स में करंट हमेशा प्लस से निकलती है और माइनस से अंदर जाएगी, और लोड में उल्टा होता है, करंट प्लस से अंदर जाएगी, माइनस से बाहर निकलेगी। मतलब क्या? करंट यहां से एंटर करेगी, इसमें सोर्स से करंट प्लस से निकलती है और माइनस से अंदर जाएगी। लोड में करंट प्लस से अंदर जाएगी और माइनस से बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहां देखो जब करंट अंदर आएगी प्लस से अंदर जाएगी, ठीक है, और माइनस से क्या आएगी? बाहर आती है। यहां भी जब करंट अंदर जाएगी तो प्लस से अंदर जाएगी और माइनस से क्या आएगी? बाहर आएगी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। सोर्स में करंट क्या होती है? हमेशा प्लस पोटेंशियल से निकलेगी और माइनस से इंसर्ट होगी। लोड में क्या होगा? करंट हमेशा प्लस से इंसर्ट होगी और माइनस से, यहां माइनस से आउट हो रहा है, यहां प्लस से आउट हो रहा है, यहां माइनस से इन हो रहा है, यहां प्लस से इन हो रहा है। तो ये आपको समझना है। जस्ट का अपोजिट है, ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है, ऐसा होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम इसमें केबल लगा रहे हैं तो एक लूप बनाते हैं। ये छोटा लूप बनाता है, ये लूप बना लिया मैंने, एक लूप बना लिया। ठीक है, इस लूप में मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, लूप में ऐसे मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो जहां से बाहर निकलूंगा उसका साइन लूंगा मैं, है ना, वैसे बनाते हैं, बाहर साइन लूंगा। यहां से मैं किससे बाहर निकल रहा हूं? देखो अंदर किससे जा रहा हूं? माइनस से। बाहर किससे निकल रहा हूं? प्लस से। तो आप चाहो, आप जो अंदर जा रहे हो उस साइन को ले लो, या आप जो बाहर निकल लो उसको साइन को ले लो। तो देखो मैं यहां से बाहर किससे निकल रहा हूं? प्लस से बाहर निकल रहा हूं, है ना। मैं यहां से किससे बाहर निकल रहा हूं? प्लस से। तो प्लस इसकी वोल्टेज हो गई VS, तो ये हो गया प्लस VS। ठीक है, मैंने एक लूप बनाया और इस लूप में मैंने अपनी डायरेक्शन भी बनाई घूमने वाली। तो जब मैं इसमें घूम के आ रहा हूं, मैं इसकी माइनस से अंदर निकल रहा हूं, प्लस से बाहर आ रहा हूं। किससे बाहर आ रहा हूं? प्लस से, तो प्लस VS। यहां घूमते हुए मैं प्लस अंदर जा रहा हूं, बाहर से आ रहा हूं माइनस से, कितना आएगा? माइनस V1। फिर यहां घूमते प्लस अंदर जा रहा हूं, बाहर से निकल रहा हूं माइनस से, कितना आएगा? माइनस V2 आ जाएगा। समझ में आया ना? तो देखो जब मैंने इस लूप में मूव करा तो 3 वोल्टेजेस आ रही हैं। देखो इस लूप में 3 वोल्ट आ रही हैं, 1 2 3, VS V1 V2। ठीक है, और मुझे फिर इनका एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू देयर साइन। एल्जेब्रिक में प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं इस लूप में घूमा और मैं जिससे बाहर निकल रहा हूं उस साइन को मैं पहले ले रहा हूं। जैसे मैं VS के उसमें से प्लस भाग से निकल रहा हूं प्लस से, तो प्लस V हो गया। इसके मैं भाग से निकल रहा हूं माइनस से, तो माइनस V1 हो गया। इसके भाग से निकल रहा हूं माइनस से, तो माइनस V2 हो गया। और कोई तो है नहीं, तो इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0 हो गया। तब ये बन गया। देखो मैंने आपको क्या बोला था, किसी एक लूप में आने वाली सारी वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो आप यहां से बोल सकते हो डेल्टा V इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप। आगे एक किसी लूप में आने वाली सारी वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और उसको बताने के लिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि जितनी भी वोल्टेजेस आ रही हैं उसका जो एल्जेब्रिक सम हो गया वो मेरा कितना इक्वल टू 0 आ गया। तो ये था केवीएल के बारे में। केवीएल क्या बोलता है? एक किसी लूप में आने वाली सारी वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा? 0 जाता है। ठीक है ना। और आपको मैंने ये बताया कि सोर्स से करंट हमेशा प्लस से बाहर निकलती है और माइनस से इंसर्ट होगी, और लोड में करंट हमेशा प्लस से इंसर्ट होगी और माइनस से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ठीक है, तो मैंने वैसे आसान किया। सोर्स के पोलैरिटी तो हमेशा मार्क होती है,
करंट की पोलैरिटी मैंने यहाँ से एंटर करी प्लस, यहाँ से बाहर निकली माइनस, यहाँ एंटर करी प्लस, यहाँ वाली लूप घुमाया, लूप से जहाँ से अंदर कर रहा बाहर निकला प्लस से, यहाँ से बाहर निकला माइनस से, यहाँ बाहर निकला, सबको लिखा, मेरा इसका आंसर यहाँ पे बन गया। तो ये था केवीएल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें एक हम कर लेते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं कि ये इसका मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ और स्टेप भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे स्टेप लेने हैं हमें। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये रहा है मेरे पास दो वोल्टेज सोर्स, एक है 10 वोल्ट का, एक है 8 वोल्ट का, और क्या बोलते हैं रेजिस्टर 3 ओम के 2 ओम के। हमें क्या निकालना है, हमें सभी ब्रांचेस में क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, करंट निकालनी है। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपसे पूछ सकता है कि 2 ओम में करंट निकालो, इस 2 ओम में निकालो, या करंट निकालो, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, मेथड्स, आपको स्टेप टू सॉल्व बाय केवीएल। ठीक है, हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं जो स्टेप दिखा रहा हूं आपको स्टेप पढ़ने हैं और उसे ऑर्डर सॉल्व करके आप स्टेप समझ गए तो आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत कभी नहीं आएगी। पहला स्टेप क्या है, अज्यूम द करंट इन ईच ब्रांच, assume the current in each branch। हर ब्रांच में हमें करंट को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, नंबर ऑफ करंट assume should be minimum। ठीक है, क्या लाइन बोली मैंने, अज्यूम द करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट को अज्यूम करना है। सही हो गया भाई। अगला बोला है नंबर ऑफ करंट अज्यूम शुड बी मिनिमम, आपने जो करंट अज्यूम करी है मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ करंट को अज्यूम करना है हमें। ठीक है, अभी मिनिमम नंबर ऑफ करंट को अज्यूम करने का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, देख लेते हैं। ये पहली वाली बात क्या बोल रहा है, जैसे कि आप ऐसे ये समझो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखना मेरे पास समझना, मैं ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल ये ले रहा हूं, ये है मैथ्स का एग्जाम्पल जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो एग्जाम्पल में मैथ्स का है जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पे x और y क्या है, दोनों वेरिएबल होते हैं, है ना, जिनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, x कितना है, y कितना है, और 2 हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, देखो कितने, मतलब वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, जो बार बार चेंज होते रहते हैं। x और y वेरिएबल है यहाँ पे, तो वेरिएबल क्या है जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है। वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, 2 वेरिएबल है, 2 है ना, x और y, है ना। और इक्वेशन कितनी है मेरे पास, इक्वेशन मेरे पास कितनी, एक इक्वेशन तो है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, है ना। देखो एग्जाम्पल देखो, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, वेरिएबल कितने हैं इसमें, 2, इक्वेशन कितनी है, 1। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो ये लिख सकता हूं, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू, है ना, इसको यहां ले आओ, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इन वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, है ना, आपसे पूछूं x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर बोलोगे, इसकी वैल्यू होगी इनफिनाइट। क्या होगी, अनंत होगी, इनफाइनाइट। क्यों, आप जितनी ज्यादा वैल्यू x की डालोगे आपको उतनी ज्यादा वैल्यू क्या होगी, y की मिल जाएगी। अब अगर x डालोगे 10 तो y कितना मिलेगा, -8।
x डालोगे 2 तो कितना मिल जाएगा 0, x डालोगे 1 तो क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। मतलब अगर जितनी ज्यादा अगर आप x की वैल्यू डालोगे आपको y की उतनी ज्यादा वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि इस इक्वेशन में अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है वो आएगी आपकी इन्फिनिटी आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी। मैं आपसे पूछूं भैया निकालो x और y की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट क्यों है, वेरिएबल 2 है, अब एक इक्वेशन है, ये फाइंड नहीं हो सकती है ना। x की जितनी ज्यादा वैल्यू लोगे आप लोगे y की उतनी ज्यादा वैल्यू मेरी आएगी, ठीक है। अच्छा अब दूसरे तरीके में आते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना पहला पार्ट मैंने क्या कहना चाह रहा हूं। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या है मेरे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। दो इक्वेशन है मेरे पास, दो इक्वेशन हो गए ना, दो इक्वेशन है। अब वेरिएबल कितने बताओ मेरे पास, यहां पे दो वेरिएबल है x और y, और इक्वेशन कितनी, अब इक्वेशन यहां पे कितनी हो गई है मेरे पास, दो इक्वेशन हो गई है। तो इक्वेशन भी दो है और वेरिएबल भी दो है ना, इक्वेशन भी दो है और वेरिएबल भी दो ही x और y। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, इसको आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सॉल्व करके निकालोगे, ऐसे सॉल्व करो, ये ऐड कर लो, 2x इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया, तो x कितना आ गया -1/2, ठीक है। ऐसे आपका y भी आ जाएगा, जो भी आएगा y तुम्हारा कुछ भी मान लेते y आ गया -3/2, जो भी आएगा y, ठीक है। तो x और y की यहां से वैल्यू आपको कितनी आई, x आ रहा है -1/2 और y कितना आ गया -3/2, तो x और y की वैल्यू हमारी यहां से आसानी से क्या हो गई है, निकल गई है, ठीक है ना। तो ये दूसरा आपको समझाते, अभी मैंने आपको समझ लो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। जब यहां दो वेरिएबल थे, एक इक्वेशन थी तो इनफाइनाइट आ रही थी, वैल्यू फिक्स नहीं आ रही थी। जब यहां दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन तो वैल्यू फिक्स आ रही है, ठीक है। अब थर्ड ले लेते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड है कि तीन इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और -x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है तो वेरिएबल कितने हैं, दो, इक्वेशन कितनी है, तीन, ठीक है। तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ये सॉल्व हो पाएंगे। अब होगा क्या, इस कंडीशन में दो इक्वेशन एट ए टाइम सॉल्व हो पाएंगे, तीनों एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती, ये तीनों एक साथ सॉल्व नहीं हो पाएंगी, आपको दो एट ए टाइम सॉल्व करनी पड़ेंगी। मतलब क्या, यहां पे आपके कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं आएंगे, तो आप बोलोगे यहां पे x और y की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू। क्यों मैंने ऐसा क्यों ये क्यों कहा, अगर आप इन दो के लिए निकालोगे तो वो अलग आएगी, इन दो के लिए निकालोगे अलग आएगी, इन दो के लिए निकालोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। कुल मिला के यहां पे x और y आपकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो तीनों को सेटिस्फाई कर सके, तो यहां पे काम खराब हो गया, ठीक है। तो आप देखो हमारे पास तीन चीजें थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहां वेरिएबल कितने थे, दो थे, इक्वेशन एक थी, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। यहां वेरिएबल दो है, इक्वेशन दो है, फिक्स्ड वैल्यू आ रही है। अब यहां वेरिएबल दो है, इक्वेशन तीन है, वैल्यू नहीं आ रही है। तो कौन सी इक्वेशन, आप कौन सा ऐसा चीज है जहां बोलोगे कि वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो हमारा ये है। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मैथ्स आपके पास जितने वेरिएबल हैं, आपके पास जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। बस समझ रहे हो आप, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। सही में बात, तो मतलब क्या, अगर आपको किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उनकी फिक्स वैल्यू निकालनी है, उनकी वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसमें जितने वेरिएबल है, भले 3 है 4 है 5 जितने हैं, उतनी इक्वेशन बननी चाहिए। इतना समझ में आया आप लोग के, है ना। तो मैंने आपको ये लिखाने जो तरीका वो ये था, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो मैंने बोला अज्यूम द करंट इन ईच ब्रांचेस, अज्यूम द करंट इन ईच ब्रांचेस। अब देखना, मैंने यहां करंट अज्यूम कर ली I1, यहां करंट अज्यूम कर ली मैंने I2 और यहां पर अज्यूम कर ली मैंने करंट क्या, I3। ये दोनों सीरीज में, इन दोनों में करंट सेम रहेगी, तो I1 हो गई, यहां करंट सेम I2 हो गई, यहां करंट I3 हो गई, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, करंट अज्यूम कर ली। पहला पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, अज्यूम द करंट इन ईच ब्रांच, अज्यूम द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। तो मैंने हर ब्रांच में अज्यूम कर ली, यहां I1 हो गई पूरे में, यहां I2 हो गई, यहां I3 हो गई। अब आ जाओ मैथ्स में, कितने वेरिएबल हो गए, I1 I2 और I3, तीन वेरिएबल हो गए हमारे पास, है ना। तीन वेरिएबल हमारे पास, तीन वेरिएबल हो गए, कौन से वेरिएबल हो गए, I1
I2 और I3 कितने वेरिएबल हो गए बताओ? 3 वेरिएबल हो गए। हम ये हमारे पास क्या हो गए? 3 वेरिएबल हो गए। अब इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू द मैथ कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बड़ा बन जाएगा ना, है ना? क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। अब 3 इक्वेशन क्यों मतलब क्यों बनानी पड़ी है? क्यों भैया वेरिएबल ही 3 है, 2 इक्वेशन बनाओगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ज्यादा बनाओगे काम खराब हो जाएगा, है ना? तो हमें जितनी वेरिएबल है उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर आपको इक्वेशन कम करनी है तो क्या होना चाहिए? हमारे वेरिएबल क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, है ना? वेरिएबल कम हो जाएंगे। अब अगर ये वेरिएबल 2 की बजाय 3 की बजाय सिर्फ 2 हो जाए, 3 की बजाय सिर्फ वेरिएबल कितने हो जाए? जैसे पहले 3 थे, I1 I2 I3 जो मैंने माने, अगर 3 की सिर्फ कितने हो जाए? 2, तो मेरी इक्वेशन भी कितनी चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए? 2 इक्वेशन चाहिए। मुझे 2 केवल मेरा काम हो जाएगा। यही शब्द यहां पे इसने बोला है कि नंबर ऑफ करंट अज्यूम शुड बी मिनिमम, ताकि आपको कम से कम इक्वेशन लगानी पड़े और क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब उसको हम यहां कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। ठीक है, मैंने यहां से I1 मानी, यहां से I2 मानी, यहां I3 मान ली। अब मैं इसको I3 नहीं मान रहा हूं, इसको मैं लिखता हूं। देखो यहां से I2 आ रही है, यहां से I1 आ रही है, तो यहां मिला के कितनी हो गई? I1 प्लस I2। समझ में आ गया? यहां से I1 आई, यहां से I2 आई, और यहां मिला के कितनी हो गई? I1 प्लस I2 हो गई। अब क्या हुआ? जहां वेरिएबल पहले 3 बने थे, अब दोबारा वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गए। 2 वेरिएबल हो गए। 2 वेरिएबल मतलब हमें इक्वेशन कितनी चाहिए सॉल्व करने के लिए? 2। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेप मैंने आपको लिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ जाओ कि आपको हर ब्रांच में पहले करंट अज्यूम करनी है, और करंट जो आप अज्यूम कर रहे हो इट शुड बी मिनिमम। और मिनिमम क्यों नहीं चाहिए? ताकि आपकी जो केवल इक्वेशन आप बनाओ वो कम से कम होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल कितने अज्यूम करे? यहाँ पे मैंने 2 ही वेरिएबल अज्यूम करे। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? मार्क द पोलैरिटी। पोलैरिटी मार्क करनी है। सब में हमें क्या मार्क करनी है? पोलैरिटी मार्क करनी है। ये पोलैरिटी मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने पोलैरिटी मार्क नहीं करी सही से, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और पोलैरिटी कैसे मार्क करनी है? देखो, सोर्सेस की पोलैरिटी ऑलरेडी मार्क होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, में लोड की पोलैरिटी में क्या होता है? करंट जहां से एंटर करेगी वहां प्लस आता है, करंट जहां से बाहर निकलेगी वहां माइनस आ जाएगा। आग बंद करके ये देखना है। ठीक है, तो करंट यहां से आ रही है, करंट यहां से अंदर घुस रही है, जहां से घुसेगी वहां प्लस मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और जहां से बाहर निकल रही है वहां माइनस मार्क कर दो। करंट यहां से अंदर आ रही है, यहां प्लस मार्क कर दो, यहां से बाहर निकल रही है वहां माइनस मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो गया। अब यहां जा रही है, देखो नीचे जा रही है, यहां एंटर आ रही है, प्लस हो गया, यहां से बाहर निकले कितना हो गया? माइनस हो गया। तो मैंने सारी पोलैरिटी मार्क कर दी। तो जो वेरी सेकंड पॉइंट जो है वही क्या बोला है? मार्क द पोलैरिटी इन ईच ब्रांच लिखना है, इन ईच ब्रांच। मार्क द वोल्टेज पोलैरिटी, एक्चुअली मार्क द होता है वोल्टेज पोलैरिटी बोलते हैं इसको, मार्क द पोलैरिटी इन ईच ब्रांच। आप ऐसा बोलोगे, एक्चुअली आप ये बोलोगे इसको, मार्क द वोल्टेज पोलैरिटी इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क करो, हर ब्रांच में। तो क्या लिखा मैंने? मार्क द वोल्टेज पोलैरिटी इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में वोल्टेज की पोलैरिटी को मार्क कर दो। सोर्सेज की तो मार्क होती है, और मैंने करंट की उससे अकॉर्डिंग पोलैरिटी को मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? अप्लाई द लूप, अप्लाई द केवीएल लूप, एंड assume any direction, apply the KVL loop, क्या लिखा मैंने? apply the KVL loop and assume any direction। लूप की डायरेक्शन कुछ भी मानो अब आपने उससे। ठीक है, अच्छा देखो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ KVL loop इक्वल टू नंबर ऑफ करंट वेरिएबल assumed। ठीक है, देखो क्या लिखी मैंने क्या बोला है? अप्लाई द केवीएल लूप अप्लाई करो, और केवीएल लूप की जो डायरेक्शन होगी अपने मन से कुछ भी मान लो। कैसे? दो डायरेक्शन क्या होती है? आपने कोई लूप बनाया ना, लूप की 2 डायरेक्शन होती है।
एक होती है क्लॉकवाइज और एक क्या होती है एंटी क्लॉक। एक होती है घड़ी की डायरेक्शन में, एक होती है घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और एक क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया। आप कुछ भी मान लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्जी है। तो मैंने तभी बोला है अज्यूम एनी डायरेक्शन। ये अज्यूम एनी डायरेक्शन का मतलब है आप क्या करो, केवीएल का लूप बनाओ। क्या बोलो, आप क्या करो, अप्लाई द केवीएल लूप, अप्लाई द केवीएल लूप, केवीएल का लूप अप्लाई करो और डायरेक्शन अपने मन से अज्यूम कर लो। भली क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, लेकिन उस लूप में डायरेक्शन तो बनाओ भाई। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो बना लो। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो वो बना लो, ठीक है। तो मैं इसमें लूप बनाता हूं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है कि जो नंबर ऑफ केवीएल लूप अप्लाई बना रहे हो वो बराबर होंगे करंट वेरिएबल इक्वेशन, करंट वेरिएबल के। क्यों, देखो मैंने आपको बताया जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो आपको लूप से तो इक्वेशन बनेगी हमारी, तो उतने लूप अप्लाई कर रहे हैं जितने हमारे पास करंट के वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो जो हमारा अब ये थर्ड स्टेप है, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लो कि आपको जो लूप अप्लाई करना है, डायरेक्शन अपने मन से अज्यूम करनी है और लूप के जो नंबर ऑफ जो लूप्स होंगे वो बराबर होंगे करंट नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स के अज्यूम के, ठीक है। चलो लूप बनाते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से। मैं आप चाहो तो कोई भी लूप बना लो, लेकिन 2 ही लूप बनाने हैं, ठीक है। तो एक लूप तो मैं ये बना लेता हूँ, देखो जरा सिंपल वाला दिख रहा है आपको, ये बन गया लूप, मेरा छोटा लूप बन गया बढ़िया वाला, ठीक है। इस लूप में डायरेक्शन में ले लेता हूं क्लॉकवाइज, ये वो मेरे ऊपर है, मैं चाहता तो एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं से, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन में। आप उल्टी ले लो या आप सीधे लो, मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें मैंने लूप ऐसा बना लिया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ले लेता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूं, इसकी एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं, इसकी मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूं। सही में आ गया आप लोग के? तो वो स्टेप क्या था, अप्लाई द केवीएल लूप एंड अज्यूम एनी डायरेक्शन। मैंने इसमें क्लॉकवाइज मान लिए, देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ केवीएल लूप कितने होने चाहिए, नंबर करंट वेरिएबल 2 अज्यूम करें तो लूप भी मैंने 2 बना लिए, ठीक है। इस लूप का नाम हो गया L1 और इस लूप का नाम हो गया L2, ठीक है, ठीक है। इस लूप का नाम हो गया L1 और इस लूप का नाम कितना हो गया L2, ठीक है। 4th पॉइंट है अप्लाई केवीएल लॉ ऑन ईच लूप एंड सॉल्व द इक्वेशन। ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट वो क्या बोल रहा है भाई, सुनो देखो। लास्ट पॉइंट बोला है अप्लाई द केवीएल लॉ, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो हर लूप, ईच लूप में, 2 लूपों में केवीएल लॉ अप्लाई करो, है ना। ईच लूप में केवीएल लॉ अप्लाई करो, ईच लूप में केवीएल लॉ अप्लाई करना है और सॉल्व करो फिर इक्वेशन को। फिर इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या बोला है, ईच लूप में, हमने 2 लूप ले रहे हैं, हर एक लूप में केवीएल अप्लाई करो, केवीएल का लॉ अप्लाई करो और दोनों इक्वेशन को फिर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहले मैं ले लेता हूं लूप 1, लूप L1, ठीक है। कैसे सॉल्व करना देखना, ध्यान देते हैं यहां पे। इस लूप में जब मैं मूव कर रहा हूं तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और मैं कैसे मूव कर रहा हूं, आप जहां से बाहर निकल लो ना उस साइन को ले लो। आपको क्या करना है, इन 3 वोल्टेजेस को लिखना है, लेकिन साइन क्या आएगा, आप जिससे बाहर निकल लो वाला साइन। जैसे मैं यहां से बाहर निकल रहा हूं, मैं बाहर किससे निकल रहा हूं, प्लस से बाहर निकल रहा हूं। देखो अंदर जा रहा हूं माइनस से, बाहर किससे निकल रहा हूं मैं, प्लस से। तो इस पहले अगर मैं लूप लगाऊंगा, केवीएल लगाऊंगा, तो पहले से किसमें आएगा, +10 वोल्ट। कितना आएगा, +10। क्यों, मैं बाहर निकल रहा हूं प्लस से। अगर मैं उल्टा मूव करता हूं माइनस तो माइनस आता, अगर मैं ऐसा मूव कर रहा हूं तो बाहर निकल रहा हूं प्लस से, तो यहाँ पे कितना आएगा, +10 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहां से प्लस में जा रहा हूं, बाहर कैसे निकल रहा हूं, माइनस से। अगर अब यहां माइनस से बाहर निकल रहा हूं तो ये आएगा माइनस, और यहां वोल्टेज कितनी होगी, यहां वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी है यहाँ पे, I1 और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, तो यहाँ पे वोल्टेज जाएगी 3I1। सही लिखा मैंने। अगर आप एक एलिमेंट ले लो, उसमें करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ वोल्टेज कितनी जाएगी, वोल्टेज जाएगी V=I। तो मैं इसको IR लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद देखो इस लूप में मैं कहाँ आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे किससे निकल रहा हूँ बाहर, माइनस, अगर माइनस साइन आएगा। यहाँ पे करंट कितनी है, I1 + I2, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है I1 + I2 और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम।
और कोई एलिमेंट है नहीं है, सम इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इतना समझ में आ गया आप लोग के? बताओ देखो क्या करना है, अप्लाई करा केवीएल, इस लूप में मैंने केवीएल अप्लाई करा, जिससे बाहर निकल रहा हूं वो मैंने साइन लिया। मैं ऊपर को मूव कर रहा हूं, प्लस आ रहा है, प्लस लिया, यहां मूव कर रहा हूं, बाहर निकल रहा हूं, माइनस से माइनस आया, यहां बाहर निकल रहा हूं, माइनस से माइनस आया, माइनस कर उसको मैंने कॉल करके लिख लिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3i1 माइनस 2i1 माइनस 2i2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। 5 हो जाएगा, 5i1 प्लस 2i2 इक्वल टू कितना हो गया, 10। ये हो गई इक्वेशन 1। क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, तो पहला मेरा पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गई पहलू पर। अप्लाई करते हैं सेकंड लूप में। ठीक है, अप्लाई करता हूं मैं सेकंड लूप वाला, लूप 2। ठीक है, लूप 2 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, दोबारा आगे घूमते हैं। किससे बाहर निकलोगे, यहां से बाहर निकलोगे तो प्लस से बाहर निकलोगे भाई, माइनस से अंदर जा रहे हो, प्लस से बाहर निकल लो तो +8 लिख लो, +8। यहां से कहा बाहर निकल लो, माइनस से, माइनस करंट कितनी है, i2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2i2 हो जाएगा। यहां बाहर से निकलो, माइनस से कितना है, i1 प्लस i2, और वो कितना हो गया, 2। और कोई एलिमेंट है नहीं है, इक्वल टू कितना हो गया है, 0 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। 8 माइनस 2i2 माइनस 2i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 0 हो गया है। तो ये आ गया 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 8। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। ठीक है, तो देखो दो केवीएल इक्वेशन बन गई हमारे पास। एक पहली वाली तो ये बन गई 2i1, पहली वाली तो थी 5i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 10, और दूसरी क्या है 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 8। तो मैंने क्या बोला, अप्लाई द केवीएल लॉ ऑन ईच लॉ, हमने अप्लाई कर लिया। अब हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ऊपर की इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन पहली क्या है, 5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 10। 5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको रख कर रहा हूं नीचे वाला पार्ट को मैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या सॉल्व होगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और कैंसिल कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 10 माइनस 2 8i1, ये जाएगा 20 माइनस 8 12 हो गया। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 12/8, मतलब क्या 4 3 जा 4 2 जा 3/2 एम्पेयर आ गई। तो i1 कितना आ गया, 3/2 एम्पेयर। सही हो गया। अब निकाल देते हैं i2 कितना हो गया, 4। देखो इक्वेशन, देखो यार इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन वैल्यू डाल सकते हैं हम। तो 4i2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 2i1। तो 4i2 इज इक्वल टू 8, i1 कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 4i2 इक्वल टू कितना आ गया 5, i2 कितना आ गया 5/4 एम्पेयर। ठीक है, i1 आ गया 3/2 एम्पेयर, ये आ गया 5। देखो तो 3 ओम में कितनी करंट है, 3 ओम में जो हमारी करंट है वो है हमारी 3/2 एम्पेयर, क्योंकि i1 है 3/2 एम्पेयर। इस 2 ओम में कितनी करंट है, i2 जो कि कितनी आई 5/4 एम्पेयर। और जो मिडिल वाला 2 ओम है इसमें कितनी करंट होगी, इन दोनों का एडिशन आएगी i1 प्लस i2। तो 3/2 प्लस 5/4 ये हो जाएगी 11/4 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह हमारा केवल सिंपल क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो समझाना जो मुझे आपको था, बेहतर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो मैंने आपको स्टेप लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप हर क्वेश्चन में ये स्टेप करना सीख लो, आपको स्टार्टिंग में इनको याद करना पड़ेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप इसको लर्न, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे, और क्वेश्चन आपका बिना गलती से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इसमें कभी कोई गलती नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार बता दूं, पहला स्टेप क्या है, करंट एज्यूम करनी है हर ब्रांच में, और जो नंबर ऑफ करंट एज्यूम करनी है मिनिमम होनी चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है, पोलैरिटी मार्क करनी है। वोल्टेजेस में, सोर्सेस में पोलैरिटी हमेशा मार्क होती है, लोड में मार्क नहीं होती है। लोड में करंट के अकॉर्डिंग पोलैरिटी मार्क करोगे, जहां करंट एंटर कर दिए प्लस लोगे, जहां निकल वहां माइनस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, केवीएल लूप अप्लाई करना है, और जो केवीएल लूप की जो डायरेक्शन होगी वो कोई हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज
और क्लॉकवाइज वो आप पे डिपेंड है। उसके बाद क्या करना है, और जो जो केवल नंबर ऑफ लूप होंगे वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ करंट वेरिएबल है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि केवल लॉ अप्लाई करना है ईच लॉ उस पे लूप पे, और उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और जब आप लूप में मूव करोगे, आप जहां से बाहर निकल रहे हो उस साइन को पहले आप लिखोगे आगे, और इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, तो इस तरह केवल क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब इसको ये रब करता हूं, कुछ नोट दिखाना इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ नोट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ नोट्स हैं, देखते हैं। ये एग्जाम में आते भी हैं और आप इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, पहला नोट क्या है, इफ अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ B number of branches, if a circuit consists of B number of branches and N number of nodes, then maximum number of KVL equation required to solve the circuit is। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक सर्किट है, उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस B है। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, B है, B नंबर ऑफ ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, B है, और नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, N है। नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, N है। आपके पास एक सर्किट है, उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस B है और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, N है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केवल इक्वेशन कितनी रिक्वायर्ड है उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए? तो नंबर जो रिक्वायर्ड होता है उसका फॉर्मूला है B माइनस N माइनस ब्रैकेट में 1, और वी कैन से ये हो जाएगा B माइनस N प्लस 1। मतलब क्या, अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस B है, नंबर ऑफ नोड्स N है, ठीक है, तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसमें हम कितनी मैक्सिमम केवल इक्वेशन लगा सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं होंगी, इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, पर मैक्सिमम इतनी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपके पास ब्रांचेस हैं 4 और नोड है 3, ब्रांचेस 6 मान लेते हैं। ब्रांचेस 6 हैं आपके पास। लेट सपोज कि ब्रांचेस मेरे पास 6 हैं, ठीक है, और नोड है 4, तो कितने नंबर ऑफ केवल इक्वेशन रिक्वायर्ड है मुझे? देखो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, B 6 माइनस 4 प्लस 1। 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो मुझे मिनिमम 3 लगाने पड़ेंगे, मतलब मैक्सिमम 3 लगाने पड़ेंगे। 3 से ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है 3 से कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 3 होगा। तो ये जो टर्म लिखा है मैंने आपको मैक्सिमम लिखा रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केवल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैक्सिमम है, मतलब जो भी होगा इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है केवीएल को हम एक नाम से और बोलते हैं, केवीएल को हम बोलते हैं लूप एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप एनालिसिस, और वी कैन से मैश एनालिसिस बोलते हैं। केवल को हम लूप एनालिसिस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? हम मैश एनालिसिस भी बोलते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि वो केवल ना बोल के लूप एनालिसिस बोल दे मैच। तो ये दोनों टर्म क्या है? केवल के ही होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीज क्या है? सेम है। ठीक है, और लास्ट चीज क्या है? वो ये है केवीएल रिप्रेजेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो केबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना, इसी फॉर्म को कौन रिप्रेजेंट करता है? केवल भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको मैंने 3 रोड लिखा, ये 3 रोड एग्जाम के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला वाला, ठीक है, कि ये फॉर्मूला क्या होता है?
एक तो लास्ट वाला, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम से बहुत पूछने को आता है, और सेकंड वाला ये है कि इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। ओके देन, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।